आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होलोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में और इसके लिए फार्मूला जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर होलोग्राफी के बारे में आपको बता चुका था मैं कि एक 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी होती है। इसमें हम इंटेंसिटी के साथ साथ फेज़ को भी मेज़र करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर होलोग्राफी में हम जो है फोटोग्राफिक जो प्लेट है आपकी, फोटोग्राफिक प्लेट आपकी XY प्लेन में है ना। इस तरह से मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और ये आपकी Y एक्सिस है, ठीक है। और XY जो प्लेन है ये Z है, तो XY प्लेन में क्या रखी है आपकी, इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है ऐसे, जिस पर अपन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। मैंने बताया 2 टाइप में होता है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन के लिए डेरिवेशन निकालेंगे, फिर रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो आपकी XY प्लेन में रखी हुई है और यहाँ पर Z एक्सिस की डायरेक्शन में कोई रे जो है वो ऑपरेट हो रही है कुछ ऐसे, मतलब रे जो है आपकी वो XZ प्लेन में है और आपका फोटोग्राफिक प्लेट है वो आपका XY प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट पर जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका जो वेव फंक्शन है, उसकी जो वेव है, उस वेव को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, उस वेव की इंटेंसिटी को E0 XYT, क्योंकि Z इजिकल टू 0 होता है XY प्लेन के लिए। तो XYT इजिकल टू A0 XY, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर जो भी इंटेंसिटी जो आपके पास में कंबाइंड जो वेव आ रही है उसका, तो A0 XY, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos ओमेगा t प्लस फाई XY, है ना। इसको XY तक ही बोल देता हूँ मैं, cos ओमेगा t प्लस फाई XY, यही है बिल्कुल आपका, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पर जो यहाँ पर आपकी पहुँच रही है इमेज, सॉरी जो वेव्स पहुँच रही है, उनका जो भी इमेज यहाँ पर जनरेट कर रही है वो एक कंबाइंड वेव फंक्शन है आपका। उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड इतना है XY, A0 XY इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा और cos ओमेगा t प्लस फाई XY ये इसकी क्या कहलाएगी, अपनी cos कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है ना। फाई क्या है यहाँ पर, ये फेज़ को यहाँ पर डिनोट करता है। अब हम जैसे ही इसको बीम स्प्लिटर पर डालते हैं तो बीम स्प्लिटर में भी क्या होता है, यहाँ पर जो हमें एक वेव तो सीधी निकल जाती है जो फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुँचती है, दूसरी वेव बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होती है ना, और उसको अपन बोलते हैं रेफरेंस वेव। तो जो रेफरेंस वेव का जो आपका होगा ER रेफरेंस वेव, और रेफरेंस वेव का जो यहाँ पर फार्मूला होगा ये ER XYT दैट्स इजिकल टू, इसको मैं बोल देता हूँ AR XY, और ये रहेगा cos और साथ में रहेगा ओमेगा t, ठीक है ना। cos ओमेगा t और प्लस k वेक्टर डॉट r वेक्टर, यही है इक्वेशन फर्स्ट। दिस बिकम्स टू इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन हो जाती है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों लिख दी है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर भाई, यहाँ पर k क्या है आपका, k जो कहलाता है आपका वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहलाता है, और r क्या है आपका, r जो है ये पोजीशन को यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ से मैं बिकॉज ऑफ XY प्लेन में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ XI कैप प्लस YJ कैप, ये लिख सकता हूँ मैं, और Z के कैप, बिकॉज आपकी प्लेट तो Z प्लेन में रखी हुई नहीं है इसलिए XI कैप प्लस YJ कैप, यही रहेगा। K वेक्टर की बात करता हूँ, K क्या है आपका, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहलाता है। और वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होगा आपका, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको जो है I कैप, ठीक है, और ये बनेगा आपका कंपोनेंट K साइन थीटा और प्लस K कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका K कैप। K कैप क्यों लिया मैंने, Z डायरेक्शन के लिए, क्योंकि बी आपकी रे आ रही है वो X और Z डायरेक्शन में आ रही है ना, Y डायरेक्शन तो जा नहीं रही है, तो उसके लिए Y कंपोनेंट इसका 0 होगा, जबकि इसके लिए आपका प्लेट रखी हुई है वो इस डायरेक्शन में रखी हुई है। अब मैं K वेक्टर डॉट R वेक्टर निकालता हूँ वहाँ पुटअप करने के लिए, तो आपका K वेक्टर डॉट R वेक्टर
क्या बनेगा ये, तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर जब मैं निकालूंगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो आई डॉट आई ये तो जाएगा, बाकी ये आपका 0 बन जाएगा, तो सिर्फ रहेगा कितना आपका के एक्स साइन ऑफ थीटा, ये बनेगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो के एक्स साइन थीटा। इस वैल्यू को उठा करके मैं रेफरेंस वे में रख देता हूँ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो रेफरेंस वेव के लिए मेरे पास आएगी वैल्यू ई आर, ये बन जाएगा आपका एक्स वाई टी दैट्स इज इक्वल टू, ये बनेगा ए आर और साथ में रहेगा एक्स वाई और ये बन जाएगा कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस मैं लिख दूँ इसको के एक्स साइन थीटा, ठीक है। और इसको मैं काम करता हूँ, जो के एक्स साइन थीटा है ना, इसको मान लेता हूँ क्या यहाँ पर अल्फा एक्स, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ इसको मैं, मतलब जो आपका के एक्स साइन थीटा है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ अल्फा एक्स मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। मतलब के साइन थीटा को मैंने अल्फा मान लिया है, अल्फा इज इक्वल टू के साइन थीटा, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू मान लिया है मैंने, अल्फा इज इक्वल टू के साइन थीटा को अल्फा और एक्स की जगह एक्स है, तो सीधा सा यहाँ पर मैं सिर्फ लिख सकता हूँ इसको अल्फा एक्स लिख सकता हूँ इसकी जगह पर मैं, तो ये अल्फा एक्स मैंने पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से हो गई। अब क्या होगा कि यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर जब वेव्स पहुँचेंगी तो एक तरफ से तो आएगी आपकी कौन सी वेव, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर जो वेव आएगी वो, और दूसरी वेव क्या आएगी आपकी यहाँ पर जो है रेफरेंस वेव आएगी। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर दोनों वेव्स का क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालता हूँ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल से दोनों वेव्स जो है आपकी कौन सी वेव, एक तो ई जीरो वेव और दूसरी कौन सी वेव, ऑब्जेक्ट वेव बोलते हैं इसको, और ये रेफरेंस वेव, इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा टोटल जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो। तो ई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका ई नॉट प्लस ई आर, दोनों को वैल्यू को रख दें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों इक्वेशन से ई इज इक्वल टू जो मुझे मिलने वाला है, ई नॉट इज इक्वल टू कितना है आपका, तो ये ए नॉट एक्स वाई और साथ में क्या है कॉस कितना हो गया ओमेगा टी प्लस का साथ में कितना है फाई एक्स वाई, या सिर्फ फाई लिख दूं, ठीक है, और प्लस का साथ में कितना है ए आर, ये है हमारे पास में, और कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा एक्स वाई, तो नॉर्मली इसको सिर्फ ए आर लिख के छोड़ दो, बाद में इसको देख लेंगे, और कॉस एक्स वाई बस ये डिनोट करता है कि ए आर एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस का अल्फा एक्स, मतलब ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल के आ जाती है, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाती है आपकी 5, पांचवी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ पर ये कहें कि जो आपका यहाँ पर जो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं अब इंटेंसिटी निकाल देता हूँ, तो इंटेंसिटी क्या बनेगी आपकी, इस इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये बनेगी आई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका ई का स्क्वायर, मतलब इसका अपने ले लिया क्या मीन वैल्यू ले ली, मतलब जो भी मीन वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, ये जो दो ब्रैकेट्स खींच रखे हैं ये मीन वैल्यू कहलाते हैं, इसका मतलब हमने इसका माध्य निकाल लिया है, तो माध्य वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगी। तो आई इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसका मीन वैल्यू निकालता हूँ, तो इस पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बनने वाली मेरे पास में, इस पूरे का स्क्वायर रहेगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा। तो देखिए ज़रा मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि सबसे पहले ए नॉट है ना, एक्स वाई फिलहाल रहने देते हैं, और इसका स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा आपका कॉस, क्योंकि ए नॉट की तो वैल्यू ए नॉट ही है तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई है ना, इसका अपन ने निकाल लिया क्या मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब ये है कि इसका जो है ये कह सकते हैं मीन वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, प्लस इसी प्रकार क्या होगा आपका ए आर होगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और किसकी मीन वैल्यू, तो ये बन जाएगी कॉस स्क्वायर कितनी है ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका इतना, और प्लस 2ab,
तो प्लस का कितना बन जाएगा 2, ए कितनी है आपकी ए नॉट, फिर क्या है ए आर है, और साथ में कितना है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स 2ab हो गया पूरा। अब इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू है ये, है ना, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इसकी एवरेज वैल्यू जो थी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसकी एवरेज वैल्यू भी 1/2 होती है। ये हम जानते हैं, विद द मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं इसको एवरेज वैल्यू को कंप्लीट साइकिल के लिए, लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका हाफ ए नॉट, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी तो मुझे करना पड़ेगा, सब स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इक्वेशंस का। तो ए नॉट स्क्वायर प्लस दूसरे का बन जाएगा हाफ ए आर स्क्वायर और प्लस, अब देखिए यहाँ से ए नॉट ए आर तो एज इट इज है, ये 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है आपका, तो ये बनता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी वाली वैल्यू को तो हम यहाँ से छोड़ देंगे कि कॉस ए प्लस बी मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ से उसकी निकलेगी, है ना। तो कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, हम इसको यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, देखिए इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा कॉस ए माइनस बी मतलब ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स और माइनस का ओमेगा टी और माइनस का फाइव, है ना, ये हो गया एक तो, और माइनस का कॉस ए प्लस बी मतलब ये ए है तो ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स और ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स मतलब 2 ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस अल्फा एक्स, यही रहेगा। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं हो जाती है और इस वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। इसके ज़्यादा होते ही क्या होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी, और हमें तो इंटेंसिटी अच्छी चाहिए। तो इसीलिए इस टर्म को हम क्या करते हैं, इस टर्म को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरे पास मिलेगी वो बन जाएगी ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना बन जाएगा ए नॉट ए आर और साथ में कितना हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स माइनस का ये बन जाएगा आपका 5, है ना। इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 6, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाएगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बाद हमारे पास ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम फोटोग्राफिक प्लेट का अपन ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट का ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो अपन ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकालते हैं इसका। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या होगा, मतलब कि कितनी वेव उस पर ट्रांसमिट करेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो अपन निकालते हैं ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या होगा आपका, इसको हम देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट T इज इक्वल टू यही होता है, और हम जानते हैं ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या होता है, ये होता है आपका बीटा और इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी का बी मल्टीपल। बी क्या है यहाँ पर, कोई कांस्टेंट है ना, अनदर कांस्टेंट, मतलब ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट बी और आई के मल्टीपल के इक्वल होगा। बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर बी की वैल्यू कम होगी तो ट्रांसमिशन कम होगा, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। और इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ ला के रख दूँ मैं, तो दीज इम्प्लाइज क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी की जगह तो बी है, और इस वैल्यू को मैं ऐसा पुट कर देता हूँ। तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस ए आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए नॉट ए आर और कॉस अल्फा एक्स माइनस का 5, यही होगा, ठीक है। ये मैंने वैल्यू निकाल दी इसकी यहाँ पर। तो ए नॉट ए आर कॉस अल्फा एक्स माइनस का 5। अब यहाँ से मैं क्या कर दूँ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करके मैं इस इक्वेशन को लिख दूँ। देखिए ध्यान दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, इन दोनों को एक साथ मिला के मैं लिख दूँ टी नॉट। टी नॉट क्या है, मैक्सिमम जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये इसका मल्टीपल टी नॉट लिख दो और इसका इसके साथ मल्टीपल, मतलब कितना बन जाएगा, ये बी ए नॉट ए आर और कॉस अल्फा एक्स माइनस का 5, इक्वेशन 7, जहां पर आपका ये टी नॉट क्या है, अनोदर कॉफिशिएंट है आपका,
कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि इसमें कॉस या साइन जैसा कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, न इसमें फाई का कंपोनेंट है। तो ये वैल्यू इसको मैं लिख देता हूँ टी नॉट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन टी नॉट लिख दिया, और बाकी की वैल्यू बी का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मतलब आपका ट्रांसमिशन जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फाई पर आपका ट्रांसमिशन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस फोटोग्राफिक जो प्लेट है इस पर एक ग्रेटिंग ये बन जाता है ना। और यहाँ पर ग्रेटिंग बन के क्या होता है, इसमें टोटल एम्पलीट्यूड भी होता है ना, टोटल इसमें फेज वगैरह है, ये सब ये पूरी पूरी बनती कहाँ आपके ऊपर, ये बन जाती है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये इक्वेशन के थ्रू, जहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड भी होता है, ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशंस है, और यहाँ पर इसकी फेज भी होती है। मतलब फेज और एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं आपके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाकर के, और आपका होलोग्राम जनरेट हो जाता है। अब होलोग्राम जनरेट होने के बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन की। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फिर से इसका। तो रिकंस्ट्रक्शन में होगा क्या, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ मैं, और हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा रिकंस्ट्रक्शन में। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि भाई हम उसी लेजर रे को उसी एंगल पर फिर से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, है ना। और हम क्या करते हैं, जो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो हमने लिखी थी यहाँ पर, अल्फा जो आपकी इक्वेशन आई थी ए आर इजिकल ए आर एक्स वाई कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स, इस इक्वेशन से यूज़ कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 4। और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास में है ये वाली इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7 भाई आपका वापस रिकंस्ट्रक्ट, इसी डिफरेंस वेव को मुझे फिर से इसी एंगल पे डालना पड़ेगा। इसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट पर बनने वाला जो भी आपका इमेज है उसके ऊपर, यही तो करते हैं हम। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो यहाँ से हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में जो आपका होलोग्राम से ट्रांसमिटेड जो आपकी वेव का जो फॉर्म होगा वो होगा ई टी इजिकल टू टी ई आर, ई टी इजिकल टू टी ई आर, है ना समझे भाई। ई आर को अपन डाल रहे हैं रेफरेंस वेव को फिर से फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसी एंगल पर। उससे क्या होगा, उससे ये जो आपका जो भी इसके ऊपर इमेज आया है वो इमेज क्या होगा, वहां पर हमें दिखाई देगा, और लाइट ट्रांसमिट होकर के हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में जो ट्रांसमिटेड जो आपका वेव है वो ट्रांसमिटेड वेव क्या होगी, ई टी होगी, जो टी इंटू ई आर इन दोनों के जो है मल्टीपल के इक्वल होगी। तो यहाँ से ई टी इजिकल टू निकाल देता हूँ मैं। तो ई टी इजिकल टू टी की जगह टी की, ई आर की जगह ई आर की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है आपकी, वो है टी नॉट प्लस ए ज़ीरो ए आर, और साथ में कितना है आपका कॉस, ये बन जाएगा अल्फा एक्स माइनस का फाई, एक तो ये होगा आपका टी, और इनटू ई आर कितनी होगी आपकी ये वाली, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ए आर, एक्स वाई को फिलहाल रहने देता हूँ मैं, तो ये कॉस, क्योंकि ये यही शो करता है कि एक्स और वाई पर डिपेंड है, कॉस ओमेगा टी प्लस का अल्फा एक्स, यही हो जाता है आपका। ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ में। तो ई टी इजिकल टू क्या मिलने वाला है मुझे, ई टी इजिकल टू, तो ये बन जाएगा आपका टी नॉट ए आर, भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ए आर कॉस ओमेगा टी को अंदर की तरफ, ठीक है ना। ओमेगा टी प्लस जो अल्फा एक्स है ना, इसको अंदर की तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और टी नॉट की वैल्यू भी पुटअप कर देता हूँ चाहो तो। यहाँ पर इस टी नॉट की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टी नॉट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, यही लिख देता हूँ इसको मैं। क्या माना था हमने टी नॉट, हमने टी नॉट माना था, क्या माना था, ई टी इजिकल टू, टी नॉट क्या था आपका, तो ये था आपका ए नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस ए आर स्क्वायर बाई टू, यही तो कहा था मैंने टी नॉट को, इसको पूरे को टी नॉट बोल दिया था मैंने यहाँ पर, ये देखो ये इसको टी नॉट कह दिया था मैंने। तो वो भी लिख सकता हूँ ये, बट मैं वो लिख रहा हूँ कि मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब चाहिए, ये हमने इक्वेशन छोटा करने के लिए लिख दिया था। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो अंदर मल्टीप्लाई जब करूँगा तो क्या होगा आपका, उस पूरे ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका हाफ, यही तो है, ए नॉट स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूँ मैं, और इस पूरे के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स, ये होगा आपका। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो प्लस का
ए नॉट और ए आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस अल्फा एक्स माइनस का फाई और कॉस ओमेगा टी प्लस का अल्फा एक्स, यही आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ से हम ये कहें कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो ऐसी की ऐसी है और सेकेंड टर्म में हम क्या करें, यहाँ से मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ। कौन सा फार्मूला? 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है? टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ये बनेगा आपका a माइनस बी और माइनस का कॉस a प्लस बी, यही होगा। इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b, तो ई टी इजिकल टू क्या बनेगा आपका? ये हो जाएगा हाफ ए नॉट स्क्वेयर प्लस ए आर स्क्वेयर और ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स, ये तो एज इट इज है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको मैं, तो क्या बनेगा? प्लस का ये बन जाएगा ए नॉट ए आर स्क्वेयर बाई 2, एक तो ये होगा आपका, और कॉस 2 कॉस ए इसको बोल दो, बी इसको बोल दो, 2 cos ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, वही फॉर्मूला जो मैंने वहां लगाया था। तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस बी, मतलब ये माइनस ये, तो देखो जब उसको माइनस करूंगा तो अल्फा एक्स कटेगा, माइनस माइनस प्लस का फाइव बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक तो ये बन जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी से मतलब ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स और प्लस का अल्फा एक्स माइनस का फाइव, तो ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2 अल्फा एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का फाइव एज इट इज रहेगा, ये होता है हमारे पास में, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे यहां मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पर इस इक्वेशन में 3 पद हैं। जो फर्स्ट है ये जो है रेफरेंस वेव को यहां पर डिनोट करता है। भाई ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी इस इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोल देता हूं मैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, चलो ये मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म किसको शो करती है? फर्स्ट टर्म आपकी इंसिडेंट रेफरेंस वेव को यहां पर डिनोट करती है, ये रेफरेंस वेव आपकी इंसिडेंट रेफरेंस वेव को डिनोट करती है ना। जो आपकी सेकंड टर्म है ये वाली सेकंड टर्म, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। तो जो सेकंड टर्म है आपकी वो किसको डिनोट करती है? तो सेकंड टर्म किसको डिनोट कर रही है? तो सेकंड टर्म जो है ये डिनोट करती है किसको? तो जो सेकंड टर्म जो होती है ना, जो फर्स्ट टर्म में हमने कहा कि ये क्या करती है आपकी, ये जो है आपकी रेफरेंस वेव है। सेकंड टर्म क्या है? ये जो आपकी प्रकीर्णित जो आपकी ऑब्जेक्ट वेव है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है और होलोग्राम के सापेक्ष वस्तु की स्थिति का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है ना। ये क्या बनाती है? आपकी वस्तु की स्थिति का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है ना, और ये ऑब्जेक्ट से आने वाली वेव है ना। और ये क्या बनाती है? ये आपकी इमेज जनरेट करती है। और कौन सी इमेज जनरेट करती है? ये आपकी जो आपको दिख रही है ना इमेज, वो इमेज आपको इसी कंपोनेंट के कारण से दिखती है। तो ये क्या करती है? इमेज, है ना। और वर्चुअल इमेज यहाँ पर ये जो जनरेट करती है, मैंने कहा था कि लास्ट में वर्चुअल इमेज दिखता है, तो वो वर्चुअल इमेज इसके कारण से दिखता है। और जो थर्ड टर्म हो रही है आपकी, इसमें आपका जो फाई है ना वो नेगेटिव वैल्यू के साथ में आ रहा है ना। फाई जो है ये फेज को, थर्ड टर्म जो होती है ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आती है, और ये क्या करती है? ये उल्टी वक्रता का तरंग पृष्ठ बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है ना। ये उल्टी वक्रता का बनाएगा और ये रियल इमेज का, ये किसका करता है? ये रियल इमेज को यहां पर जनरेट करता है। देखो रेफरेंस वेव है आपकी, ये रेफरेंस वेव आती है और रेफरेंस वेव क्या करती है? ये फोटोग्राफिक प्लेट पर आके गिरती है। दूसरा ये टर्म क्या करती है? थर्ड टर्म ये उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाती है? रियल इमेज बनाती है। इसमें -5 उल्टी कर्वेचरिटी के साथ में है। और ये क्या जो सेकंड टर्म है ये क्या करती है? ये हमें फाइनल इमेज दिखाती है ऑब्जेक्ट का, है ना। ऑब्जेक्ट से आने वाली वेव होती है और ये फाइनल इमेज दिखाती है, और ये इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो इस तरह से हम इसके डेरिवेशन को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका होलोग्राफी के प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में जो था आपका ये इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होलोग्राफी बनती है, और होलोग्राफी में कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम इस इक्वेशंस को यहाँ पर बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर टी आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन जितना आपका वेव जाएगी ट्रांसमिट करके अंदर की ओर फोटोग्राफिक प्लेट पर, उतना ही अच्छा आपका यहाँ पर
इमेज बनने वाला है। होलोग्राफी के लिए आपको मैंने बता दिया था क्या क्या यूज़ होते हैं। होलोग्राफी की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो 3D इमेज जनरेट करती है, जो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बता दिया था। दूसरा, ये फेज़ को भी क्या करती है, यहाँ से रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये फेज़ आ रहा है साथ में इसमें 5, तो फेज़ को भी क्या करती है, मतलब होलोग्राफी के ऊपर एक तो हमें इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, फेज़ को भी मेजर कर सकते हैं। बिकॉज होलोग्राफी की फुल फॉर्म होती है पूर्ण फोटोग्राफी, है ना, पूर्ण चित्रलेखन। मतलब टोटल हम क्या कर सकते हैं, इसकी 3D इमेज देख सकते हैं, हर एंगल से एंगल चेंज कर करके हम क्या कर सकते हैं, इसके साइड वाले पोर्शन को भी बिल्कुल इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। बट नॉर्मल फोटोग्राफी में हम सिर्फ 2D होती है और सिर्फ हमें कितने भी एंगल चेंज कर तुम्हें वही फोटो वहाँ पर दिखाई देगा। बट यहाँ पर हम अलग अलग अपनी डायरेक्शन चेंज करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम जो है इस फोटोग्राफी इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसको लास्ट सेक्शन में, लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो होलोग्राफी में ओनली एंड ओनली लेजर लाइट का यूज होता है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, आप नॉर्मल लाइट में इसको देख नहीं पाओगे। अगर आपको होलोग्राम देखना है तो आपको होलोग्राम देखने के लिए लेजर लाइट को यूज करना है। साथ ही साथ आपको जो लेजर लाइट उसी एंगल पे फोटोग्राफिक प्लेट पर डालना है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रेफरेंस लाइट को उसी एंगल पे डालना है जिस एंगल पे आपने उसको बनाते वक्त, होलोग्राम को बनाते वक्त रेफरेंस लाइट को डाला था। तो एक तो ये इसमें कमी हो जाती है ना। दूसरा, और इसमें जो इमेज होती है वो स्टैटिक इमेज बनती है हमारे पास। स्टैटिक इमेज से मतलब ये होता है कि इमेज कैसी होती है, आपकी मूव नहीं कर सकती इसमें, है ना। जैसे फोटोग्राफी में मूव नहीं करती, इसमें मूव नहीं कर सकती। एक बार इमेज बन गई तो वो बिल्कुल वैसी रहेगी। हाँ, अब आपको अपना एंगल चेंज करना होगा, अपने एंगल को चेंज करके बिल्कुल आप देख सकते हो अलग अलग फोटोग्राफ, बट वो फोटोग्राफ आपको मूव करता हुआ नहीं दिखता। स्टैटिक फोटोग्राफ यहाँ पर होता है। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, बट यहाँ पर इसका फ़ायदा ये होता है कि एक बार होलोग्राम बन गया तो उसके लिए बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, उस होलोग्राम का डुप्लीकेट भी तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आजकल जो कंपनी है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो क्या करती है, वो जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना एक होलोग्राम यहाँ पर बिल्कुल बना देती है और उस होलोग्राम के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट की जो भी हमारे पास मटेरियल है या जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की हम प्यूरिटी की यहाँ पर जांच कर सकते हैं, प्यूरिटी को बिल्कुल चेक किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका होलोग्राम है और होलोग्राम का यूज़ बहुत आज के टाइम में बढ़ने लगा है। आने वाले समय में ये होलोग्राम अपने बिल्कुल पीक पर होगा और नॉर्मल फोटोग्राफी आपकी बंद हो जाएगी और होलोग्राफी फोटोग्राफी ही यहाँ पर हमारे पास में होना चालू हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स होती क्या है और किस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है ना। तो उसको अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे।